सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह के प्रकार। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग आव्यूह की डिफिनीशन यानी कि परिभाषा और आव्यूह की कोटि, ये सब बातें डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग आव्यूह के प्रकार डिस्कस करेंगे। तो लगाएंगे हेडिंग आप लोग, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार। देखो यार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करने वाले हम लोग, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार की। तो सबसे पहला प्रकार है बच्चों हमारा, तो कहेंगे आप कैसा आव्यूह है? तो कहेंगे हमारा पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में इसको, रो मैट्रिक्स। अब देखो, पंक्ति आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ध्यान सुनेंगे, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो लिखेंगे ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ठीक है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। बात क्लियर है ना? अब देखो, इसका उदाहरण देख लो। उदाहरण जैसे लिखा हमने ए बराबर ये 1 2 3, ये कैसा आव्यूह है? एक पंक्ति आव्यूह है जिसमें केवल एक पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कितने हैं? 3 हैं। 1 गुणे 3। ठीक है, पंक्ति आव्यूह क्या होगा? एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अब देखो, हमने लिखा ए बराबर 1 2 3, एक ही पंक्ति में लिखा, स्तंभ यहां 3 है। तो इसका सामान्य क्रम क्या होगा? इसका जो ऑर्डर होता है नॉर्मली 1 into n होता है। मतलब पंक्ति तो एक होगी, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? स्तंभ एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, मतलब एक या एक से ज्यादा। तो इसका जो पंक्ति आव्यूह का ऑर्डर होता है, इसको यहां पे लिख देते हैं जनरलाइज करके हम यहां पे। तो देखो, ए बराबर ए आई जे, और जो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस n होगा। क्या होगा? 1 क्रॉस n होगा। पंक्ति एक होगी, स्तंभ एक या एक से ज्यादा होंगे। यह है पंक्ति आव्यूह। दूसरा डालेंगे आप लोग स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? तो लिखेंगे ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। इसका नॉर्मल जो ऑर्डर होगा ए बराबर ए आई जे, इसको लिखेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म में m क्रॉस 1।
ठीक है ना। स्तंभ एक होगा, पंक्ति कितनी भी हो सकती है, पंक्ति कितनी भी हो सकती है, याद रखेंगे आप इसको। तो एग्जाम्पल क्या होगा सर इसका, तो एग्जाम्पल देख लो। ए बराबर लिखा हमने, देखो ऐसे 1 2 3, अब की बार देखो पंक्ति में लिख दिया हमने, ये पंक्ति आप व्यू है। बोलो बात क्लियर है ना। तो इसका कोटि क्या है, 3 गुणे 1, 3 गुणे 1। देखो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति और एक स्तंभ है, तो 3 गुणे 1 हो गया। बोलो बात समझ में आई जी। ये दो प्रकार समझ में सबको आ गए, स्तंभ आव्यूह और पंक्ति आव्यूह। बोलो यहां तक किसी कोई समस्या है, ध्यान से नोट कर लो। देखो एक बार फिर सुन लो, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। इसका एग्जाम्पल हमने ये दिखाया, इसको लिखते हैं नॉर्मली ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, संक्षिप्त रूप में। और स्तंभ आव्यूह कैसा है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। बात क्लियर है। अब देखो इसका संक्षिप्त रूप ये है, इसमें पंक्ति कितने भी हो सकते हैं, स्तंभ केवल एक होगा। इसका एग्जाम्पल हमने ये दिखाया। अब इसके बाद आगे समझेंगे हम लोग, डालेंगे वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। नोट कर लिया ना। चलो आगे डालते रहो। देखो आसान आसान बातें हैं, ये नाम आपको आने चाहिए। डालेंगे वर्ग आव्यूह, तीसरा डालेंगे वर्ग आव्यूह, यानी कि इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या है, तो लिखेंगे इसमें ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ, पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या समान हो। क्या हो, समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक है। जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या समान हो, यानी कि यहां पे m बराबर n होगा। ध्यान देना, पेपर में प्रश्नावली 3.1 पे सवाल है। इसमें एक सवाल ये है, एक वर्ग आव्यूह में होता है m बराबर n, उसमें ऑप्शन दिया है 4, उसमें से m बराबर n लगाना है। ठीक है, एक सवाल ये एनसीईआरटी का 3.1 का है। अब देखो, अब इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म कैसा बनेगा, देखो इसको लिख सकते हैं a बराबर aij। देखो अगर कहीं ऐसा लिखा रहे m क्रॉस m, तब भी वर्ग आव्यूह है, मतलब दोनों सेम है, तो m क्रॉस m लिख दिए। या फिर लिख दे ऐसे, और लिख के a बराबर लिख दे ऐसे aij बराबर n क्रॉस n, ज्यादातर नीचे वाला मिलेगा। ठीक है, जब n क्रॉस n या m क्रॉस m लिखा रहे, समझ जाना कि वर्ग आव्यूह है ये, मतलब लिखने का एक तरीका है वर्ग आव्यूह को, है ना, डिनोट करने का। m क्रॉस m मतलब n क्रॉस n, दोनों सेम बातें हैं, मतलब वर्ग आव्यूह है, m और n बराबर है, तभी ऐसा लिखा गया है। बात क्लियर है। अब देखो इसका उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण देखो आप, देखो यार उदाहरण a बराबर लिख दिया हमने, ये भी एक वर्ग आव्यूह है, इसमें केवल एक एलिमेंट लिखा है, इसका क्रम क्या है, 1 गुणे 1। बहुत सही। एक दूसरा लिखते हैं 1 2 3 4, ये भी एक वर्ग आव्यूह है, 2 गुणे 2 कोटि है। एक तीसरा आव्यूह लिखा हमने c, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 गुणे 3। ठीक है। अब देखो हमारे सिलेबस में 3 गुणे 3 तक का ही दिया गया है। ठीक है, अगर 3 गुणे 3 का नहीं है, तब फिर हमारे सिलेबस में यानी कि कंपटीशन तक में, जेई तक में भी नहीं है, सिर्फ 3 गुणे 3 तक का है। ठीक है, 3 के आगे नहीं पूछता हमारे सिलेबस में, फिर वो बीएससी का पार्ट होगा, हायर मैथमेटिक्स का पार्ट है, ग्रेजुएशन का। ठीक है,
तो 3 गुणे 3 तक हम लोग सॉल्व करते हैं बस इसमें। इंटर में यहाँ तक कि जेई और एनडीए वगैरह सब में जो कंपटीशन आता है इंटर लेवल का, वो सिर्फ होता है 3 गुणे 3 आव्यूह का ही। बात समझ में आई? नोट कर लिए जी इसको। तो वर्ग आव्यूह समझ में आया क्या होता है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब डालेंगे विकर्ण आव्यूह, अगला डालेंगे। अच्छा, विकर्ण आव्यूह ये सब वर्ग आव्यूह का ही पार्ट है। अब देखो वर्ग आव्यूह के भी प्रकार हैं, इसको नोट कर लिया ना। देखो वर्ग आव्यूह समझ में आया पहले, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो वर्ग आव्यूह कहलाता है, यानी m बराबर n होगा। और इस पर सवाल एनसीईआरटी पे है, बता दिए। अब चलो, अब डालोगे। अब देखो अगला आव्यूह है विकर्ण आव्यूह, और विकर्ण आव्यूह भी वर्ग आव्यूह ही होता है ना। वर्ग आव्यूह के अंदर ही आएगा। देखो वर्ग आव्यूह के अंतर्गत आता है, देखो तीसरे में ही और पार्ट लेते हैं, तीसरे का पहला पार्ट, यानी वर्ग आव्यूह में भी एक पार्ट हम दे रहे हैं, इसे कहते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, ठीक है। विकर्ण आव्यूह क्या है? लिखोगे एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, ठीक है। ये तो डिफिनीशन है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। कैसा कहलाएगा? वर्ग विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। वर्ग तो है ही है ना। तो इसमें लिख सकते हो एक ऐसा वर्ग आव्यूह, यहां लिख लो ऐसे, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, क्योंकि ये वर्ग जरूर होगा तभी विकर्ण होगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझो, इसमें उदाहरण हम दे रहे हैं ऐसा कुछ। देखो उदाहरण लिखा हमने a बराबर, देखो 1 2 3, विकर्ण में 1 2 3 है, ये मुख्य विकर्ण होता है, जानते हो ना ये। देखो यहाँ पे आव्यूह और सारणिक में जब भी हम विकर्ण की बात करेंगे मतलब मुख्य विकर्ण ये वाला पहला विकर्ण होता है, ये वाला। और अदर सब क्या होंगे? जीरो। देख लो ये है हमारा, ये 3 गुणे 3 का हमारा वर्ग आव्यूह है, जो कि विकर्ण आव्यूह है, ठीक है ना। विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह ही होता है, उसी का एक पार्ट है। बात समझ में आई? तो एक ऐसा आव्यूह, ध्यान सुनोगे, एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। इसका अगर हम जनरल का लिखे फॉर्मूला, तो a बराबर, इसमें लिख सकते हो aij क्या होगा? तो कहोगे ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। कब? ऐसा लिख लो, a बराबर aij, और ध्यान देना यहां पे क्या होगा? जो aij होगा, aij ये जो है नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। कब? तो कहोगे जब व्हेन i इज इक्वल टू j। देखो फॉर्मेट डिफिनीशन मैथमेटिक्स में लिख रहा है, जब i और j बराबर होगा तब ये 0 नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो? देखो ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, देखो 0 नहीं है। अब समझ में आया? देखो 1 1 लिखा है, ये पहले पंक्ति का पहला अवयव है, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव है ना, तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव। देखो ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, तब ये 0 नहीं है।
और ये 0 होगा कब? कहोगे जब I बराबर J नहीं होगा। ये इसकी मैथमेटिक्स डिफिनीशन है, बात समझ रहे हो? ये तो एग्जाम्पल दिया हमने एक, ये सभी विकर्ण आव्यूह के लिए उदाहरण है। बात समझ में आ रही है? ये जो उदाहरण हम लिखे हैं यहाँ पे, ये उदाहरण किसके लिए है? तो कहोगे सभी विकर्ण आव्यूह के लिए है। उसमें से केवल एक यहाँ लिखा गया है, उसमें से केवल एक लिखा गया है। तो आपको याद रखना है कि विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह ही होता है, बशर्ते उसमें मुख्य विकर्ण का अवयव शून्य नहीं होता है, और अदर सभी क्या होते हैं? शून्य होते हैं। बात समझ में आ गई? नोट कर लो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। मिटाया जी, हो गया? बोलो, नोट कर लिए? देखो नाम है, ये सब याद करने पड़ेंगे, आसान आसान नाम है, एक दो बार देखे रहोगे याद हो जाएंगे सारे। बोलो जी, बात समझ में आ गई इतनी? वर्ग आव्यूह में पहला टाइप समझ लिया हमने, कौन सा? तो कहोगे विकर्ण आव्यूह। दूसरा बच्चे है अदिश आव्यूह, दूसरा देख लो। अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अच्छा ध्यान दोगे, स्केलर मैट्रिक्स क्या है? तो इसकी डिफिनीशन क्या है? देखो बोल दे रहे हैं, वही बिल्कुल सेम डिफिनीशन। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं और अशून्य होते हैं। बात समझो, समान होंगे और अशून्य होंगे, मतलब शून्य नहीं होंगे और सभी शून्य होंगे। मतलब इसको देखो डिफिनीशन ऐसे बता रहे हैं, देखो पहले एग्जांपल समझो इसका। ए बराबर लिख देंगे ऐसे कि भाई यहाँ पे जो हम 1 2 3 लिख रहे थे ना, यहाँ मान लो सेम सेम लिख लो। जैसे मान लो यहाँ लिख दिया हम 3 3 3, कुछ भी लिख लो, मतलब शून्य मत लिखना बस, और 1 मत लिखना, क्योंकि 1 होगा दूसरा नाम हो जाएगा। 1 और शून्य को छोड़कर कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 लिखोगे, अच्छा 1 लिखोगे तो अदिश तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ एक तत्समक आव्यूह नाम रहेगा इसका। अब देखो ये 0 लिखे, ये 0 लिखे, ये 0 लिखे, ये 0 लिखे, ये 0 और ये 0, ध्यान से देख लो, बात समझ में आई? इसमें इसका कंडीशन क्या बता रहे हैं हम? ए बराबर ए आई जे, और ए आई जे का मान क्या है? तो कहोगे ए आई जे का मान 0 है, कब? जब आई बराबर नहीं है जे के, है ना? बात समझ में आई? देखो ये सब 0 है, क्यों? क्योंकि यहाँ आई और जे बराबर नहीं है, ये 1 2 है, ये 2 3 है, और देखो 1 1 जब है तो ये 0 नहीं है ना? तो लिखेंगे ए आई जे इक्वल टू के माने कोई कांस्टेंट होगा, फिक्स नंबर, कब? जब आई बराबर जे होगा। तो देख लो यहाँ पे एक कांस्टेंट है 3 3 3 3, क्या है? कांस्टेंट, ये तो फिक्स नंबर है ना। देखो तीनों जगह सेम नंबर है। ये मैथमेटिक्स की डिफिनीशन और ये एग्जाम्पल समझने के लिए उदाहरण। अदिश आव्यूह समझ में आया जी? और सुनो, अदिश आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह ही है, उसी की देखो टाइप पढ़ रहे हैं, बात समझ में आई? तो अदिश आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह है। देखो अदिश में थोड़ा सा चेंज किया गया है, जो वहां अलग अलग अवयव थे उसको सेम कर दिए हम। तो अदिश क्या बन गया? सॉरी, अदिश बन गया विकर्ण से। विकर्ण से क्या बन गया? अदिश बन गया। बात समझ में आ गई ना? बोलो, यहां तक कोई समस्या है जी किसी को? ऊपर का नोट कर लिए हो आप? बोलो भाई, ऊपर वाला हो चुका है? चलो मिटा दें इसको। चलो बहुत सही, आगे देखते हैं। देखो डिफिनीशन नहीं याद करना आपको, आपको केवल याद रखना है कि आव्यूह किसका नाम कैसे रखना है। यहाँ पे हम और इसके बाद इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। किसका? इसी का तीसरा पार्ट है तत्समक तत्समक आव्यूह।
तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई ध्यान देंगे तत्समक अवयव क्या है। देखो अभी तक जितना भी पढ़ा है हमने उसमें आपका वर्ग अवयव काम आएगा, है ना, थोड़ा सा याद कहीं इस्तेमाल होगा, और तत्समक अवयव इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल होगा, ठीक है। तत्समक अवयव भी एक वर्ग अवयव का ही प्रकार है, बात समझ रहे हो। इसका अब देखो अभी तक जो पढ़ा है उसका कोई सिंबल नहीं था स्पेशली, लेकिन इसका सिंबल है। इसको कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं भाई। अब अगर कहीं कैपिटल आई लिखा रहे समझ जाना क्या है, तत्समक अवयव है। इसका कोटि जो है 2 गुणे 2 का भी होता है। देखो 1 0 0 1। अब ध्यान दो ये 2 गुणे 2 की कोटि का है तत्समक अवयव। मतलब इसमें क्या है, विकर्ण का अवयव 1 है और अदर सभी 0 हैं, देख लो, है ना। और इसका 3 गुणे 3 का भी होता है, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देख लो ध्यान से, ठीक है ना। ये 3 गुणे 3 का है, समझ रहे हो कि नहीं, बताओ जी। तो ये 2 गुणे 2 का है, 3 गुणे 3 का है। इसको भाई याद करना, ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा यही होगा। और सब नाम केवल नाम है, बस उसको जानते रहो, बस केवल इस्तेमाल नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। ऑब्जेक्टिव सवाल में आते हैं कभी कभी, तो याद रखना बस। और ये जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा लगभग सवाल में, ठीक है ना। तो अवयव सारणिक दोनों में आगे चैप्टर आने वाले में ये आई यानी कि तत्समक अवयव जो कि एक वर्ग अवयव का ही भाग है। 2 गुणे 2 का भी होता है, 3 गुणे 3 का भी होता है, जिसमें ध्यान देना है आपको डायगोनल एलिमेंट 1 होता है। डायगोनल एलिमेंट 1 होता है। इसकी डेफिनेशन लिखे आपके लिए हम, तो ऐसे लिखोगे a बराबर ए आई जे, और यहां पे अच्छा थोड़ा सा जगह कम है, इधर से लिखते हैं। देखो a बराबर ए आई जे, और यहां पे भाई ध्यान देना, तो कहोगे ए आई जे की वैल्यू 1 है। कब, जब i बराबर j है, i बराबर j है। अब की बार k नहीं लिखे कांस्टेंट, 1 लिखे डायरेक्ट। ए आई जे की वैल्यू 1 होगी कब, जब i और j बराबर होगा, और ए आई जे की वैल्यू 0 होगी कब, जब i और j बराबर नहीं होगा। देख लो वही तो यहां लिखा है, देखो 1 1 2 2 3 3, हाँ सॉरी 0 होगा, अच्छा नहीं लिख देगा, 0 होगा, है ना, ध्यान दे रहे हो ना। देखो 1 1 2 2 3 3, ये 1 है जब i और j बराबर 1 है, अदरवाइज 0 है। देख लो, बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या है, तत्समक अवयव है जिसको i से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा इसकी डिफिनीशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन काम की है नहीं कोई डिफिनीशन। इसमें ऐसे लिखोगे ऐसा एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 होता है तथा शेष अवयव 0 होता है, तत्समक अवयव कहलाता है। वही चीज हमने ये लिखा है मैथ में, लैंग्वेज में, बात समझ रहे हो। तो अब मैथ की डिफिनेशन मैथ में ही देंगे हम, है ना, क्योंकि देखो अभी तो पढ़ लोगे हिंदी में लिखा हुआ, लेकिन पेपर में कभी लिखेगा तुम्हें ये लैंग्वेज दिखती है तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे क्या लिखा है ना। तो इसको ऐसे ही पढ़ो, समझो कि ये क्या लिखा है ना। मैथ की बात मैथ में ही समझते हैं, जैसे प्यार की बात प्यार से ही समझते है कि बात। आगे बढ़ें जी, मिटाएं। अब देखो भाई आगे, इसके बाद शून्य अवयव पढ़ेंगे, एक लास्ट है हमारा, कितना, शून्य अवयव। तो कहेंगे चौथा टाइप है शून्य अवयव, ठीक है ना। क्या है ये भाई, शून्य अवयव है। बात समझ रहे हो कि नहीं, कैसा अवयव है ये, शून्य अवयव है। अब देखो ध्यान से लिखेंगे, ध्यान देना, इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ध्यान देंगे आप, एक ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव 0 होता है, शून्य अवयव कहलाता है। डेफिनेशन कोई काम की नहीं है,
सुनो ध्यान से, इसको लिखते हैं ओ से, ये अंग्रेजी का अक्षर ओ है, इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं, जरूरी बात, ठीक है। और ध्यान देना आप, इसको भी याद रखो, स्टार लगा लो इस पे, ट्रिपल स्टार, ये भी जरूरी है। ये दोनों इस्तेमाल ज्यादा होंगे सवाल में, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो तत्समक आव्यूह और शून्य आव्यूह दोनों ही सवाल में इस्तेमाल होंगे। इसको ओ से लिखते हैं, अंग्रेजी अक्षर ओ से, और ओ बराबर देखो होता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बात समझ रहे हो ना। तो जिसके प्रत्येक अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, है ना, बात समझ रहे हो जी। तो शून्य अवयव में क्या होगा, अब इसके अवयव शून्य होंगे। देखो ये 2 गुणे 2 का भी लिख सकते हो। अच्छा एक भी ध्यान देना, और इसमें ये वर्ग अवयव का पार्ट नहीं है, देखो इसलिए हमने पार्ट 4 लिखा इसमें अलग से, है ना। देखो पार्ट 3 के बाद ये खत्म हो गया था, ये पार्ट 4 अलग से लिखा हमने, क्वेश्चन 4 है ये, बात समझ रहे हो अभी। मतलब ये वर्ग अवयव भी हो सकता है और आयत अवयव भी हो सकता है, आयताकार। मतलब ये भी देखो शून्य अवयव है, ये देखो ये क्या है, तो कहोगे 2 गुणे 3 है, ये भी शून्य अवयव है। तो वर्ग अवयव के 3 भाग बताए थे आपको, याद है कौन कौन, बोलो। विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, तत्समक अवयव, बहुत सही। विकर्ण, अदिश, तत्समक, ये सब वर्ग अवयव के ही भाग है, इसको आपको याद रखना है। बोलो, बात समझ में आई जी, कोई समस्या है यहाँ तक, नोट कर लिए इसको, बोलो नोट हो गया। अब ध्यान देना, आप मिटा लें इसको, ये अवयव के प्रकार हमारे समाप्त हो गए जी। अब एक सवाल और बताएंगे आपको हम, जैसे मान लो कभी कभी कहता है, एक नोट लिखेंगे, तो कभी कभी कहेगा सवाल में आपको क्वेश्चन पूछेगा इसमें इस तरह का, देखो यदि एक वर्ग नहीं, यदि एक अवयव में, ठीक है, यदि एक अवयव में 12 अवयव हैं, हाँ, तो इसकी संभव कोटियां बताइए। देखो जी, एक टाइप का ये सवाल है, इस पे आपको आएगा, अभी हम 12 अवयव दिए हैं, 24 अवयव, 36 अवयव, कुछ भी हो सकता है पेपर में, बात समझ रहे हो। एनसीईआरटी में सवाल भी है 3.1 में। अभी भाई सभी संभव कोटियां जितने भी पॉसिबल हैं, अब देखो इसके जितने भी फैक्टर होंगे गुणनखंड लिख डालो, सब जितने पॉसिबल हो। देखो 12 के गुणनखंड भैया क्या क्या होंगे, तो कहोगे देखो 12 गुणनखंड होंगे, 1 गुणे 12 और 12 गुणे 1, बहुत सही। एक पंक्ति 12 स्तंभ या 12 पंक्ति 1 स्तंभ, दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। सभी संभव गुणनखंड, और क्या बनेगा, 2 गुणे 6 और 6 गुणे 2, बहुत सही। 3 गुणे 4, 4 गुणे 3, और बनेगा नहीं। कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए, 6, कितने हो गए 6, देखो 3 3 6, तो ये हमारा आंसर है, बात समझ में है। एनसीईआरटी में सवाल है, आता है, ध्यान सुनो। अगर कोई भी ऐसा सवाल आ जाए कि यदि एक अवयव में 12 अवयव है तो इसकी सभी संभव कोटियां बताइए, तो ये तरीका रहेगा, बात समझ रहे हो। अगर मान लो एक सवाल और करते हैं, जैसे मान लो अगर किसी अवयव में मान लेते हैं 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो कितनी कोटियां बनेंगी, तब संभव कोटियां, संभव कोटियां, देखो 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, बहुत सही। और 2 गुणे 12, 12 गुणे 2, उसके बाद 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4,
और बोलो, 7 से कटेगा नहीं, 8 हो चुका है, 9 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, है ना, 11 नहीं 12 हो चुका है, सब तो हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है, देख लो, है ना। कितने हुए गिन के बताओ, ये केवल 8 हैं, देख लो। अब देखो, अच्छा जो तुम शॉर्टकट लगा रहे हो शॉर्टकट वो नहीं है। अब देखो शॉर्टकट क्या है, जैसे 12 अवयव है ना, इसको तुम गुणनखंड कर डालो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, आ गया ना। तो इसमें तुम नंबर निकालोगे ना, इसकी संख्या, तो संख्या के लिए हमेशा ये करना, इसकी जो भी घात आई है ना, अभाज्य गुणनखंड की घात, उसमें एक एक बढ़ा दो। क्या करोगे, एक एक बढ़ा के गुणा कर दो, बस। बात समझ रहे हो भाई, देख लो ध्यान से, जो भी घात आई है ना उसमें एक एक बढ़ाकर गुणा कर लो। तो 3 गुणे 2 6, देख लो आ गया, समझ में आया। अगर तुम्हें शॉर्टकट निकालना भी, संख्या निकालना, जो कॉम्बिनेशन पूछता है कभी कभी, देख लो कैसे होता है। अच्छा, ये किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड निकालने के तरीके हैं, बात समझ रहे हो। मतलब जो भी घात आई है उस घात में एक बढ़ा दो, इस घात में एक बढ़ा दो, इसको गुणा कर दो आपस में, बस कुल संख्या आएगी। अगर 24 को तुम्हें करना है तो कर लो ऐसा, देखो 24 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। अब देखो इसकी संख्या कितनी आएगी, कोटि की संख्या, तो कहोगे 3 + 1, इसकी घात 1 जोड़ दिए, इसकी घात में 1 जोड़ दिए, गुणा करो, 8 आ रहा है ना, देख लो, ये है शॉर्टकट इसका। अगर कोटि की संख्या तुम्हें निकालना है, किसकी, कोटि की संख्या, तो कैसे करेंगे, बात समझ में आई। तो भाई ऐसे करेंगे, बात समझ रहे हो ना, बोलो, बात क्लियर है, यहां तक किसी कोई समस्या है जी, बोलो, बात समझ में आ गई ना। देखो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 3.1 जो है कंप्लीटली होता है समाप्त, उसका इंट्रोडक्शन, बात समझ रहे हो ना। अब आपका काम है कि होमवर्क में आप 3.1 को सॉल्व करके पूरा आएंगे, उसके बाद हम लोग कल की क्लास में जो भी क्वेश्चन बचे रहेंगे डिस्कस कर लेंगे। हालांकि सारे टाइप के सवाल हमने यहाँ बता दिए आपको कि क्या क्या टाइप इस पे बनेगी, बात समझ रहे हो ना। तो आपका होमवर्क है कि 3.1 पूरा आप करेंगे, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।